नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आज का दिन 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था और एक काला अध्याय था जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह ट्वीट बताता है कि उस समय के कालखंड में क्या हुआ होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस समय के भुक्तभोगी हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था, 7,000 पत्रकारों को भी जेल में डाला था और संघ के कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी गई थी और केवल इसलिए 21 महीने का वो आपातकाल लगाया गया था कि ताकि इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे। आज हमारे देश में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां आपातकाल घोषित नहीं है, लेकिन आपातकाल जैसी ही स्थिति और परिस्थितियां हैं। लेकिन आपको बताएं, इसको लेकर कोई मीडिया कर्मी बोल नहीं रहा है, कोई मानवाधिकार संगठन इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। जहां आज एक तरफ सारा विपक्ष लगभग जो कांग्रेस से इत्तेफाक नहीं रखता है, उसने इमरजेंसी को याद करते हुए ट्वीट किया है और उस पर बयानबाजी की है कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल एक काला अध्याय था। वहीं आज आप देखिए कि वही विपक्ष बांग्लादेश की स्थिति पर मौन है, पश्चिम बंगाल की स्थिति पर आज मौन है। और पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां हो रही हैं उसको देखें तो बिल्कुल ऐसा ध्यान पड़ता है जैसा इंदिरा गांधी ने उस समय अपनी सत्ता में काबिज होने के लिए जो जो काम किए थे, विपक्ष का दमन किया था, पत्रकारों का दमन किया था, वही पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। आप देखिए कि इस चुनाव के पहले जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, उसके पहले ममता बनर्जी ने सोची समझी रणनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को एंट्री कराई, उनके फर्जी राशन कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए, यहां तक कि वोटर कार्ड भी उनके फर्जी बनाए। ये सारी सुविधा ममता बनर्जी ने उन रोहिंग्याओं को इसलिए दी ताकि वो सत्ता में काबिज रह सके और वोट बैंक की तरह उन लोगों को इस्तेमाल कर सके। यहीं आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले से लेकर और अभी तक लगातार जो ममता बनर्जी के विरुद्ध कोई बोलने की कोशिश करता है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो कोई राजनीतिक दल का हो, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहां तक कि जेल में डाल दिया जाता है। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बीजेपी के ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं कि चुनाव में जीत के आने के बाद तीसरी बार ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी तो विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ केस बना दिए हैं। आज की डेट में पश्चिम बंगाल के अंदर कोई मीडिया कर्मी की, किसी पत्रकार की, किसी यूट्यूबर की यह हिम्मत नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के विरुद्ध एक शब्द भी बोल सके और जो हिंसाग्रस्त लोग हैं उनकी कोई बाइट दिखा सके। आपने देखी है क्या? आपने किसी ने वो वीडियो या खबरें नहीं देखी होंगी। मेन स्ट्रीम चैनल भी उन इंटरव्यू को नहीं दिखाता जो महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, लोगों के घर जला दिए गए हैं, लोगों की दुकान लूट ली गई है और घर छोड़ने को जो मजबूर हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख के करीब है। उसका जिक्र वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी तो करते हैं, उसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो करते हैं, लेकिन उसका जिक्र एक आश्चर्यजनक तरीके से मीडिया नहीं करता। पूरा देश का विपक्ष जो इमरजेंसी को काला अध्याय कहता है, उसमें चाहे जनता दल के लोग हों, चाहे उसमें बाकी कोई से और पार्टी के लोग हों, वो सारे के सारे पश्चिम बंगाल को लेकर मौन हैं और मौन होकर ये एक तरह से ममता बनर्जी को समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि जब आप मौन रहते हैं और किसी के खिलाफ बोलते नहीं, मतलब उनको लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पिट रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, तो तुम तो सेफ हो। लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत खतरनाक है। आपको बताएं, जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद सारा विपक्षी दल मिलकर एकजुट होकर इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़ा था और इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी की कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। पूरे भारत में एकजुट होकर विपक्ष ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आवाज उठाई, उसके बाद इंदिरा गांधी सत्ता में कभी वापस नहीं आई। लेकिन आज आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है, वहां के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, 2-3 केस पुराने निकाले जा रहे हैं और आपको बताएं पुलिस की भर्ती में अनियमितता की जा रही है। SC ST के कोटे पर मुस्लिमों को भर्ती किया जा रहा है।
वहीं आपको बताएं अभी फिलहाल में 2400 शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति निकली है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की। उसमें भी घोटाला घपला किया गया है कि इंटरव्यू के लिए जो शिक्षक के लिए नियुक्ति की गई है, वो इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जा रहे लोग हैं, बच्चे हैं, उनका कहीं भी मेरिट में डिक्लेरेशन नहीं है कि किसके कितने नंबर आए। तो छात्रों का कहना यह है या अभ्यर्थियों का कहना यह है, जिन लोगों ने वो एग्जाम दिया था टीचर के लिए, वो कहते हैं कि जब लिस्ट ही डिक्लेयर नहीं है तो ये कैसे पता लगेगा कि जो उसमें परफॉर्मेंस नहीं करके आया कोई भी रिटन टेस्ट में, उसको कैसे बुलाया जा रहा है कि नहीं। और उनका आरोप है कि ऐसे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है जो या तो टेस्ट में बैठे ही नहीं या टेस्ट में उनका कोई परफॉर्मेंस अच्छा था ही नहीं, और जिन्होंने अच्छा एग्जाम दिया उनका नाम नहीं है। इसका मतलब एक भारी घपला घोटाला ये अध्यापकों की भर्ती में भी ममता बनर्जी के शासन में हो रहा है। शक है कि कहीं इस भर्ती में भी पुलिस की भर्ती की तरह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तो नहीं भर लिया गया है। अगर कोई सवाल करता है तो ममता बनर्जी किसी का जवाब नहीं देती है। ममता बनर्जी का कोई मंत्री इस पर बोलने को कोई कतरा रहा है। इसी तरह एक फर्जी वैक्सीनेशन का घोटाला खुलासा हुआ है पश्चिम बंगाल में, लेकिन मजाल है कोई स्वास्थ्य मंत्री उसका बोल दे या कोई पत्रकार उस पर सवाल उठा दे। किसी भी पत्रकार को आपने नहीं देखा होगा कि वो इस तरह का कोई इंटरव्यू ममता बनर्जी का ले और पूछने की हिम्मत जताए। इसी तरह आप देखिए कि पूरा मीडिया मौन है पश्चिम बंगाल में। तो एक तरह से पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी घोषित नहीं है, वहां यूं तो कहें लोकतंत्र बहाल है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जिसको कहते हैं अघोषित आपातकाल, मतलब घोषित नहीं है लेकिन पूरी टर्म एंड कंडीशन और पुलिस का रोल, प्रशासन का रोल, सरकार की भाषा और सरकार का कारनामा बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह है कि आप देखिए कि आज जैसा 75 में हम याद कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और उसके अत्याचार, ठीक इसी तरह इंदिरा गांधी की ही पर्यायवाची बन गई है ममता बनर्जी। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह के अत्याचार, उसी तरह की लैंग्वेज, उसी तरह का दमन, और केवल मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भाजपा से गए हुए नेताओं को अवैध रूप से वो कमेटियों में डाल देती है और दल बदल कानून का कोई नाम पता नहीं है। इसी में अगर टीएमसी के लोग जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो ममता बनर्जी के बयान रोज आ रहे थे कि बीजेपी वाले ज्वाइन करा रहे हैं, बीजेपी वाले टीएमसी को तोड़ रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बाकायदा सिर का मुंडन किया जा रहा है, दहशत में उनके ऊपर सैनिटाइजर छिड़का जा रहा है, उनको गंगा जल डालकर वापस बुलाया जा रहा है। तो क्या सिर का मुंडन कोई अपनी मर्जी से हिंदू कराता है? हमारे हिंदू संस्कृति में परंपरा है कि यदि किसी के घर में पिता की मौत हो जाए या कोई मौत हो जाए तब उसका मुंडन कराया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी के सांसद बाकायदा खड़े होकर बीजेपी के 200 कार्यकर्ताओं का सर मूड़ देते हैं। क्यों? इतनी दहशत है लोगों के अंदर कि अगर टीएमसी के लोगों की बात नहीं मानी तो अभी तो ये मुंडन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गर्दन पे उस तरह चल जाए और जान से जाएं। तो ये ममता बनर्जी का जो शासन है इस बार तीसरी बार का, निश्चित रूप से वो अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। पूरे देश में एक मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन ममता बनर्जी इस कदर इस समय वो विकराल रूप ले चुकी है कि वो किसी की मानने वाली नहीं है। यहां तक कि कई बार वहां के राज्यपाल को भी वो ये कह चुकी हैं कि इनको वापस बुलाओ, इन्हें दिल्ली में वापस भेज दो, और कोई उन्हें कुत्ता बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो गैर संवैधानिक है। एक राज्यपाल के लिए इस तरह की भाषा बोलना, और अगर कोई संवैधानिक संस्था वहां काम करने के लिए आती है, नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, उसकी जांच के लिए यदि सीबीआई आती है, जिसका आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है, तो ममता बनर्जी पूरे दीदी से दादा बन जाती है और सीबीआई वालों का घेराव कर देती है उन्हीं के ऑफिस में जाकर। इतना ही नहीं, उनको गाली गलौज करती है। यानी सीधा सीधा मैसेज है कि इस पश्चिम बंगाल के अंदर चलेगी तो केवल और केवल टीएमसी की, और टीएमसी में ममता बनर्जी की, बाकी किसी की वो चलने नहीं देंगी, चाहे वो केंद्र सरकार ही क्यों ना हो या केंद्र की कोई भी एजेंसी क्यों ना हो। उनको विश्वास नहीं है केंद्र की किसी भी संवैधानिक संस्था पर, किसी भी जांच एजेंसी पर, देश के गृह मंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर, और अब तो न्यायपालिका पर भी ममता बनर्जी को विश्वास नहीं है। क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के ऊपर जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए कि जब नंदीग्राम का कोई केस जब एकल पीठ की कोर्ट में गया,
एकल पीठ में कलकत्ता हाई कोर्ट की, तो उन्होंने सवाल उठा दिया कि ये जो न्यायाधीश हैं ये तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी का लिंक कहीं पढ़ाई के टाइम में कभी कोई रहा होगा किसी ऐसी संगठन से, तो वो कहती है कि नहीं, इसकी कोर्ट में नहीं, फला की कोर्ट में जाना चाहिए। यानी ममता बनर्जी को लगता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट भी उन्हीं के अनुसार काम करे, जो उनके केस हैं, जिस जज की पीठ में वो कहे वो सुनवाई करे। तो वरना वो बोलती नहीं है। वही जैसे मैंने कहा घोषित है ना, तो इमरजेंसी घोषित नहीं है। इमरजेंसी में जिस तरह से न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक इसी तरह आज पश्चिम बंगाल में निचली अदालत की तो चलती क्या है, देश के सुप्रीम कोर्ट के जज तक भी दहशत में हैं। यह देखिए ममता बनर्जी की दहशत कि वो केवल एक राज्य की मुख्यमंत्री है, लेकिन उसने दहशत दिल्ली में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों तक में व्याप्त कर रखी है। जज कहते हैं टीएमसी से जुड़े हुए केसों की सुनवाई नहीं कर सकते। क्यों? हमारे रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनका जीना दूभर हो जाएगा। ये इंदिरा गांधी से भी कहीं एक कदम आगे ममता बनर्जी का भय व्याप्त है, और ये अघोषित इमरजेंसी पश्चिम बंगाल में लगी हुई है। और इस इमरजेंसी को जिस तरह इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद विपक्षी दलों ने मिलकर उखाड़ फेंका था, लेकिन आज दुर्भाग्य से विपक्षी दल मौन है। केवल भारतीय जनता पार्टी को इस अघोषित इमरजेंसी से लड़ना पड़ रहा है। देखेंगे जीत न्यायपालिका की होती है या इस बार फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही एक बार इंदिरा गांधी घोषित होती है। वंदे मातरम।